न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। साल 1980, जी हां, साल 1980। आप कितने बड़े थे उस वक्त? अनुमान लगाइए। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आपको साल 1980 की कुछ घटनाएं याद होंगी, और अगर आप बिल्कुल युवा हैं, जिनको आजकल जेनजी भी बोला जाता है, अगर आप जेनजी हैं तो आपको याद भी नहीं होगा कि 1980 में दरअसल क्या कुछ हुआ, तब आप थे नहीं। लेकिन साल 1980 ये वो साल है जिस साल अप्रैल के महीने में, अप्रैल 1980 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जो आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी और संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी। अप्रैल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और उसके ठीक एक महीने बाद, यानी उसी साल 1980 में एक और व्यक्ति का जन्म हुआ था, और जिस व्यक्ति का जन्म बीजेपी के जन्म से एक महीने बाद हुआ था, आज वो व्यक्ति बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं नितिन नवीन। जी हां, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से आज चुनाव की प्रक्रिया चली, जिस तरह से नितिन नवीन के पक्ष में तमाम नामांकन दाखिल किए गए बीजेपी दफ्तर में और कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, उसके बाद अब औपचारिक ऐलान जो कल होगा उसका सिर्फ इंतजार है। तो अब नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कल बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे और नए अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। अब ये महज संयोग है या प्रयोग है कि 45 साल की बीजेपी को 45 साल का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। यह संयोग है या प्रयोग है, मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया है। दरअसल देश में इस वक्त 21 करोड़ 70 लाख, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 21 करोड़ 70 लाख युवा वोटर हैं, और हर चुनाव में इनकी संख्या बढ़ती है। आमतौर पर हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेतृत्व करने वाले होते हैं उनमें जो चेहरे होते हैं वो इस तरह के चेहरे होते हैं जिनको बड़ा अनुभवी, बड़ा बुजुर्ग माना जाता है। लेकिन देश की राजनीति बदल रही है, दुनिया बदल रही है, तो बीजेपी ने दरअसल शायद एक नया प्रयोग भी किया है। उसने एक नया जो है एक परिपाटी शुरू करने की कोशिश की है, और वो परिपाटी यह है कि बीजेपी ने अपने अध्यक्ष को एक युवा, अपनी पार्टी जो है एक युवा के हाथ में सौंप दी है। क्या नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे? मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी पहले ही बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी उन जगहों पर भी प्रवेश कर पाएगी, उन क्षेत्रों में भी जा पाएगी जहां के दरवाजे अब तक बीजेपी के लिए बंद थे। और देश का जो युवा वोटर है, देश का जो युवा है, क्या उस युवा को बीजेपी अपने साथ जोड़ पाएगी? अब तक राजनीति में हम लगातार सुनते थे, राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक डिबेट में, पॉलिटिकल रैलियों में अक्सर सुनते थे कि राहुल गांधी युवा नेता है, राहुल गांधी युवा नेता है। लेकिन देखते ही देखते राहुल गांधी अब युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ चले हैं। आज उनकी आयु जो है, जिस आयु में है उसको युवा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस हिसाब से अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो वो महज 45 साल से हैं, राहुल गांधी से कम 10 साल छोटे हैं। तो क्या अब तक कांग्रेस जो युवाओं का नेतृत्व करने का दावा करती थी, क्योंकि कांग्रेस को युवाओं के कितने वोट मिलते थे ये आंकड़े वाइज तो बताना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं का विश्वास कांग्रेस जीतने में नाकामयाब रही, नहीं तो कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। बीजेपी, जैसे मैंने कहा, वो लगातार नए नए क्षेत्रों में परचम फहरा रही है। ये भी आपको बता दें, पहली बार मुंबई का मेयर जो है वो बीजेपी का बनने जा रहा है। ये बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि है।
इसका भी औपचारिक ऐलान होना बस बाकी है। उसी तरह से केरल की एक नगर पालिका में बीजेपी ने पहली बार चुनाव जो है जीता है। तो ये सब तमाम उपलब्धियां बीजेपी के खाते में दर्ज है। और अब बीजेपी ने एक नया प्रयोग करते हुए नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और जिस तरह से नाम सामने आया, तमाम राजनीतिक पंडित जो गुणागणित करते थे, जातिगत आधार पर गुणागणित करते थे, अनुभव के आधार पर गुणागणित कर रहे थे कि फलाना जाति, ढिमकाना जाति, इसका इतना वोट, इसका इतना वोट, इन तमाम जो है पैमानों पर वो नेताओं को कसते थे। उन सब की चूड़ियां बीजेपी ने ढीली कर दी नितिन नवीन का नाम आगे करके। पर अब सवाल यह है कि नितिन नवीन, उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। क्या बीजेपी को नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे, या बीजेपी आज जिस ऊंचाई पर है उस ऊंचाई पर पार्टी को बरकरार रख पाएंगे? ये तमाम चुनौतियां, तमाम बातें हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। यूथ का सम्मान, बीजेपी का नवीन रुझान, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या ये यूथ का सम्मान है? बीजेपी का जो नया रुझान है, जो नवीन रुझान है, क्या वो यूथ का सम्मान है? और इसके पीछे क्या दरअसल पहचान है? इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, बीजेपी आज दफ्तर का कुछ माहौल भी देखिए और बीजेपी के नेता किस तरह से खुश हैं अपने नए अध्यक्ष को पाकर, उनको भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा अध्यक्ष बनाए, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहाँ तो वंशवाद का है। बिहार के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है कि श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी कल घोषणा होगी। और युवाओं के बीच, और विशेष करके जो हमारा नया जैन जी है, एक नए जनरेशन को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नेतृत्व पर आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन जी को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी। कुनबे की पार्टियां जो है वो, उनका प्रेसिडेंट जो है या तो परिवार के आंगन से पैदा होता है या परिवार के पालने में पैदा होता है। और जो कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है, उसमें आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी अगले पायदान पर पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसका ये उदाहरण है। और ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी, इतनी पारदर्शी प्रक्रिया दूसरी किसी भी पार्टी में नहीं होती, इसलिए ये टिकी है, बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हों, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना। तो चलिए, आपने तमाम बीजेपी नेताओं के बयान सुने, उनके बोल सुने। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अकेली पार्टी है जो कैडर आधारित पार्टी, और यहां पर जमीन से जुड़ा एक कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। बाकी तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो दरअसल परिवार और पालने में पैदा होते हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि यूथ को जोड़ने के लिए
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उसको उन्होंने करके दिखाया है और बीजेपी ये काम सबसे पहले कर रही है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ेंगे। आइए मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जो हैं वो प्रवक्ता हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। पवन पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तारिक खान जी मेरे साथ जुड़े हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं और स्टूडियो में रमनीश वत्स जुड़े हैं और वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो बिहार से ही आते हैं, जहाँ का प्रतिनिधित्व जो है, जहाँ के लीडर जो हैं नितिन नवीन हैं। सभी मेहमानों का शुक्रिया। शुरुआत कर रहा हूँ मैं कौशल कांत मिश्र जी से और पवन पटेल जी, दोनों को आमने सामने लाइए। 1.5 मिनट में दोनों को दूंगा। पवन पटेल जी, शुरुआत आज आपसे करता हूं। क्या बीजेपी ने एक नई राजनीतिक चुनौती, क्योंकि बीजेपी तमाम तरह की चुनौतियां खड़ी करती है कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने, क्या उन्होंने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है? 83 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सामने अब बीजेपी के 45 वर्ष के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, बीजेपी तो हमेशा चुनौती ही खड़ी करती है इस देश के सामने, युवा के सामने, किसान के सामने, मजदूर के सामने, हर व्यक्ति के सामने भारतीय जनता पार्टी चुनौती खड़ा करने का ही काम करती आई है और वही करने का प्रयास कर रही है। ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने युवा अध्यक्ष बना दिया तो मतलब युवाओं का सब सम्मान हो जाएगा, युवाओं को बड़ा प्रेरणा मिल जाएगी, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि केवल चेहरा बदलने की प्रक्रिया है, चरित्र बदलने की प्रक्रिया नहीं है। जो पहले अध्यक्ष थे उनको हमारे सांसद जी ने कई बार बोला है कि तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं इनके जेपी नड्डा। तो पहले वही युग था। तो मैं भी शुभकामनाएं देता हूं, मैं भी बधाई देता हूं कि ये बने हैं अध्यक्ष, तो कुछ नया लाएं, कुछ परिवर्तन लाएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप 45 साल की उम्र की बात करें। आपने बोला कि सारे राजनीतिक पंडित फेल हो गए, सबका आकलन फेल हो गया, तो मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव सब कुछ फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस और अनुभव की बात ही नहीं होती। यहाँ तो दो लोग जो चाहते हैं वही होता, उन दो लोग के हिसाब से हो गया और इसलिए ऐसे व्यक्ति का नाम आया है। आज मोदी जी के और अमित शाह जी, इनके सामने इनकी कितनी चलेगी, पूरी दुनिया जानती है कि कितनी चल पाएगी। आज ये बताइए, युवा है, उनके सामने किस तरह का निर्णय ले पाएंगे? युवाओं का सम्मान तो कुछ दिन पहले भी बात हुई थी कि 75 साल के मोदी जी और 75 साल के जो अपना संघ प्रमुख उस समय आई थी, कई सारी बातें कि अब इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। नियम बना हुआ है अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को जिस तरह मार्गदर्शन मंडल में डाला गया। लेकिन अलग बात है कि मोदी जी का नाम आया तो परिपाटी वो सब जो पैरामीटर्स, जो आदेश था, लिखित आदेश, मौखिक आदेश, वो सब बदल गया। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, कहता हूं कि नए युग की शुरुआत हो, इस देश के लिए शुरुआत हो जी। ओके, चलिए आपके 1.5 मिनट पूरे। कौशल कांत मिश्रा जी, 2 लोग पार्टी चला रहे हैं ऐसा आरोप लगाते हैं और उन्हीं के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवाओं को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ऐसा पवन पटेल जी का दावा है। अशोक जी, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा युवा हृदय में विश्व विजय विश्वास। ग्रीक मिटे, यूनान मिटे, गए भारत भूमि में अविनाशी, आदि अनंत राष्ट्र है संस्कृत सुचिता अभिलाषी। परिवारवाद के महल ढह रहे, बदल रहा इतिहास, बुझा सके युवा सुधा ही अब वसुधा की प्यास। इसके साथ में कहूंगा कि जो लोग जनजी के भरोसे पर ये उम्मीद करते थे कि एक रेवोल्यूशन आएगी और उनको सत्ता मिलेगी, वहीं पर मोदी जी रेवोल्यूशन कैसे करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं इंक्लूजन से। रिवोल्यूशन विद इंक्लूजन फॉर डेवलप्ड नेशन। मोदी जी केवल लाल किले की प्राचीर से सिर्फ ये नहीं बोलते कि जनजी, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं जनजी, बांग्लादेश के जनजी, नेपाल के जनजी, दुनिया भर के जनजी की बात करके अपनी गद्दी पाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जनजी को सम्मान मिलता है। यहां पर युवा, जो हमारा देश इस समय पूरे विश्व का सबसे युवा देश है, उस युवा देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो अध्यक्ष है युवा हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे अच्छा लोकतंत्र क्या हो सकता है? कांग्रेस कुछ भी कहे, पर सच्चाई यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो 84 साल के हैं, वो भी जब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि माय लॉर्ड डिसाइड करेंगे। कौन? एक परिवार डिसाइड करेगा। इस तरह की बात करता हुआ अध्यक्ष कहां अच्छा लगता है?
84 साल का हो ओके। या 44 साल का हो, अगर वो केवल रोबोट की तरह अध्यक्ष बना, उसकी क्या मिसाल है? ओके, चलिए, आपके 1.5 मिनट हो, लेकिन आपने जेनजी का जिक्र किया। मुझे मालूम था आज की डिबेट में, क्योंकि तमाम नेता जेनजी शब्द कह रहे हैं, तो मुझे मालूम था आज की डिबेट में शब्द जरूर आएगा। तो मेरा पहले कौशल कांति जी आपसे ये सवाल है, उसके बाद मैं पवन पटेल जी के पास जाऊंगा। ये जो जेनजी को लेकर के एक लगातार बात चल रही थी और लगातार बीबीसी और दूसरे वैश्विक संस्थान बड़े परेशान थे कि भारत का जेनजी सड़कों पर क्यों नहीं है। राहुल गांधी कहते थे कि भारत का जेनजी एक दिन सड़कों पर आएगा, और इसी तरह से विपक्ष उम्मीद कर रहा था। क्या इस चुनौती को देखते हुए कि भाई ऐसा ना हो, क्या इसके लिए ही ये अध्यक्ष बनाया गया है? क्या जेनजी मेन फोकस है? इसके लिए आपके पिछले जो अध्यक्ष रहे उनके उम्र में जाके देखना पड़ेगा। आप देखिए, सभी लोग लगभग इसी एज ग्रुप में होते हैं, 50 साल के आसपास। हाँ, ये अच्छी बात है और ये इत्तेफाक है, और ये कहते हैं कि यही तो संगठन की शक्ति है। उसने ऐसे अध्यक्ष का चुनाव किया जो इस समय सिर्फ 45 साल के हैं, जबकि जैसा आपने ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी की उम्र भी 45 साल। तो इससे अच्छा डिसीजन क्या हो सकता है, जब हमारे देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, और उसका एक, अगर उसकी पार्टी का, उस देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष अगर युवा हो, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हम केवल लिप सर्विस नहीं करते। कांग्रेस, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो पार्टी जेनजी से रिवॉल्यूशन की बात करती है, जेनजी से सत्ता पाने की बात करती है, उन्होंने जेनजी के लिए किया क्या? जेनजी के लिए एक जेनजी जरूर आ गया, राहुल गांधी के बाद नए जो रोहन वाड्रा हैं वो गांधी बन गए हैं, वो जेनजी आ गया। इस तरह का अगर अध्यक्ष चुना जाएगा कि एक परिवार की परिपाटी में ही चला जाएगा, तो वो जेनजी क्या करेगा? जेनजी कहां से? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग परिवारवाद की बात करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे। आप देखिए कि जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं, पर क्या एक भी अध्यक्ष ऐसा हुआ जो किसी एक परिवार से आता हो? नहीं, लेकिन नितिन नवीन जो है, उनके पिताजी भी विधायक थे, तो ये थोड़ी कि उनके पिताजी भी विधायक थे, विधायक के पुत्र हैं, इसके कारण उनको पहली बार टिकट मिली, और उसके बाद जो है वो, ये तो कहा जाएगा ना, उनके पिता भी भारत राजनीति से रहे थे, बीजेपी में रहे थे। नहीं, आप देखिए ना, उनके पिताजी 7 बार विधायक रहे थे, वो बचपन से ही राजनीतिक उनका एक्सपीरियंस रहा था, 5 बार वो खुद विधायक रहे। ठीक, वो हमारे युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके अलावा 5 बार विधायकी की सीट जीती, और ऐसी जगह जीती जहां पर वो जातिवाद का कोई नाम नहीं ले सकता। वहां पे पर कौशल कांत जी, यही बात तो फिर राहुल गांधी पर भी लागू होती है ना, यही बात तो अखिलेश यादव पर भी लागू होती है, वो भी तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। सर सुन तो लीजिए, छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां के प्रभारी थे नितिन जी, और उसके बाद से वो गढ़ खत्म हो गया। राहुल गांधी ने अपने अध्यक्षशिप में, अपने लीडरशिप में लगभग 90 चुनाव हारे हैं। नितिन जी पिछले, जब से 2004 से लेकर आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। जो उनको जिम्मेदारी गई उसको पूरी तरह से निभाया। एक युवा चेहरे हैं, और सबसे बड़ी बात, उन सबको छोड़ दीजिए, जिस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, भैया भैया कह के बात करते हैं, जो सौम्यता है, जो सरलता है। यहां तो राहुल गांधी से लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते, तो उस चक्कर में पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे नितिन जी हैं, उनसे कोई, आप मिलकर तो देखिए, एक बार बात तो करिए। ऐसी मिठास है उनकी वाणी में, किसी से भी मिलते हैं तो भैया भैया करके मिलते हैं। इससे ज्यादा किसी कार्यकर्ता को क्या चाहिए? पवन पटेल, आपने कहा कि भैया 2 लोगों की जो है वो तो 2 लोगों के ऊपर निर्भर रहेंगे, उनके अलावा तो वो तो लगभग हर पार्टी में है। कौन सी पार्टी ऐसी है जो वास्तव में जो है 2 लोग नहीं, और पूरी की पूरी जो है एक कार्यकारिणी के उससे चलती है, सब कुछ तय करते हैं? आपकी पार्टी, वो लोग दो लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं। आपकी पार्टी एक परिवार से चलती है। बिल्कुल ठीक कहा कौशल कांत जी ने कि आपके अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये फैसला मैं थोड़ी करूंगा, तो हाईकमान करेगा, और हाईकमान सबको पता है कांग्रेस में कौन है। देखिए कौशल जी, सत्ता में वो जो कहेंगे सच ही कहेंगे, उनका तो सच हमेशा माना जाएगा।
लेकिन हमारे यहाँ पर निवेदन है कि जो खड़गे जी की बात कर रहे हैं, खड़गे जी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोकतांत्रिक ढंग से उनको अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये जो बोलने का प्रयास कर रहे हो, ये हम कहते हैं युवाओं को आपको देना है तो युवाओं को वाला फार्मूला दे दीजिए कि जैसा कि कंपनी को जिस तरह मल्टीपल प्रॉफिट होता है उस तरह का फार्मूला दे दीजिए, युवा खुश हो जाएगा, जनजी खुश हो जाएगा। आप एक अध्यक्ष बनाने से जनजी खुश हो जाएगा। हम कहते हैं इंदौर में बताइए ना कि इंदौर में आप राहुल गांधी की बात करते हो, सौम्यता से मिलता है। अरे इतनी बड़ी किस्में हिम्मत, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी न्याय यात्रा निकाले कोई आदमी, इतने गरीबों को गले लगा ले। अभी इंदौर में जहरीला पानी पीने से मर गए लोग, आपके मंत्री किस तरह का बात कर रहे थे, किस तरह का बयान दे रहे थे। वही राहुल गांधी जिसमें सौम्यता कूट कूट करके भरी है, वही राहुल गांधी गया, लोगों को गले लगाया कि हम आपके दुख में, आपकी पीड़ा में खड़े हैं। और क्या चाहिए आपको? कौन से परिवारवाद की बात करते? वो परिवार जो इस देश पर कुर्बान हो गया, उस कुर्बानी का कोई आकलन नहीं। ये परिवारवाद नहीं है। यहाँ पे इनके पिताजी विधायक नहीं थे, आपने 50 पदे गिना दिया। और कितने कुर्बानी हुई कि देश को आजाद कराने में उस परिवार ने कितना भूमिका निभाई, कितने लोग कुर्बान हो गए। सुनिए पवन पटेल जी, पवन पटेल जी एक मिनट, पवन पटेल जी एक मिनट, मेरा एक विनम्र, एक मिनट रुकिए, मेरा एक विनम्र अनुरोध है, ठीक है? वो आप जो है कांग्रेस की, आप कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की शान में कसीदे गढ़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप तथ्यों पर बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप बीजेपी पे हमले करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो बार बार आप आज़ादी आज़ादी का करते हैं ना कि आज़ादी दिलाई इस परिवार ने, सर मैंने अगर धागे खोले तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ वो उस दिशा में मत जाइए। मैंने अगर धागे खोलने शुरू करे ना, किसने आज़ादी दिलाई देश को, तो मुश्किल हो जाएगा। समझे ना, आजादी कैसे मिली थी, वो उसमें मत जाइए। अभी मुझे बावली इमली का जिक्र करना पड़ेगा, मुझे भगत सिंह का जिक्र करना पड़ेगा, मुझे चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करना पड़ेगा। ये जो आप जो ढिंडोरा पीटते हैं ना, आजादी आपने दिलाई, उस दिशा में मत जाइए। डिबेट अगर वहां चली गई तो मैं धागे खोलना शुरू कर दूंगा। विषय पर रहें, आप पॉलिटिकल बहस करें, लेकिन आजादी आपने दिलाई, आपने कुर्बानी करी, उस दिशा में मत जाइए। बोलिए। ठीक है अशोक जी, डराइए मत। डराने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सही कह रहा हूं। आप बोल रहे हैं हम धागे खोल देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल नहीं पा रहे, आप बोल रहे हैं कि हम धागे खोल देंगे। आप सुनिए ना, मेरी डिबेट में बैठकर कोई अगर ये कहने की कोशिश करेगा ना कि हमने आजादी दिलाई, तो मैं जरूर उसके धागे खोलूंगा। मैं सवाल उठाऊंगा, मैं बिल्कुल सवाल उठाऊंगा। बताइए, बावली इमली का नाम सुना आपने? मैं दोबारा डिबेट में बोलता हूं, नहीं सुना हमने, नहीं सुना ना। एग्जैक्टली ये देखिए, यही बात है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। बावली इमली का जिक्र कांग्रेस के नेता नहीं जानते, और मैं अपनी डिबेट में बार बार सिर्फ एक बावली इमली की बात करता हूं, और छोड़ दीजिए बाकी। बावली इमली, जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक पेड़ पर लटका दिया गया था, और ये कहते हैं आजादी हमने दिलाई। उन 52 स्वतंत्रता सेनानियों का कहीं नाम नहीं है इतिहास में। कांग्रेस के लोग नहीं जानते कि बावली इमली क्या है, देश के बच्चे नहीं जानते बावली इमली कहते, और ये रोते आजादी हमने दिलाई। इसीलिए मैंने कहा, मेरा विनम्र निवेदन है, बहस पर रहें, डिबेट पर रहें। आजादी आपने दिलाई, ये रोना मेरे सामने मत रोइए। मैं धागे खोलूंगा, बार बार कह रहा हूं। विषय पर आइए। देखिए, अब आप तो ठीक है, विषय आपके हिसाब से डिसाइड है, तो विषय पे आता हूं। खड़गे जी, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खड़गे जी का निर्वाचन नहीं हुआ? बताइए मुझे। हुआ ना निर्वाचन? वो मैंने गलत बोला क्या? ये अगर युवाओं की बात करते हैं, जय शाह की कंपनी को जो फार्मूला मिला, वो फार्मूला हमारे युवाओं को क्यों नहीं दे देती? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 8 साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्यों नहीं दिया 2 करोड़ रोजगार? व्यापम जैसे घोटाले हो जाते हैं, पटवारी परीक्षा घोटाला हो जाता है, इन सब घोटालों से युवाओं का भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सबसे पहले बधाई दी कि आपके अध्यक्ष बने, बढ़िया है। हम कहते हैं कुछ नया करें, बढ़िया है, लेकिन क्या वो अध्यक्ष रोक पाएंगे? क्या अध्यक्ष बोल पाएंगे कि जिस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, जिस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जी, मेरा निवेदन यही है। मैंने तो बोला ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुन लीजिए उनका जवाब सुन लीजिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है? सबकी सहमति से चुना गया एक आदमी। कांग्रेस में जो लोग, जितने भी लोग हैं, अगर प्लीज, अब मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आपने 100 बातें बोली, मैं कुछ नहीं बोला। अब जवाब सुनिए। आपके यहां कोई अगर अध्यक्ष का फॉर्म भर देता तो पार्टी में नहीं रह। शहजाद पुनावाला ने फॉर्म भरा था ना, निकाल दिए गए, आज हमारी पार्टी में प्रवक्ता है। माधवराव सिंधिया जी के देखिए, नितिन प्रसाद जी को देख लीजिए, सीताराम केसरी जी का क्या हाल किया था आप लोगों ने, आपको पता है। कितने अध्यक्षों ने क्या क्या किया और कितनी बार कांग्रेस टूटी है, 100 बार से ज्यादा बार कांग्रेस टूटी है अपने 150 साल के, करीब 125 साल के इतिहास में। क्यों टूटी है? क्योंकि कोई भी एक आदमी जो उस परिवार की सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कांग्रेस पार्टी में रहने की कोई जगह नहीं है। ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र
सहमति से बनता है। लोकतंत्र सबके चुनाव, हमारी पार्टी में अगर अनुशासन है, कार्यकर्ता चुना गया, नॉमिनेट किया गया, सब लोगों ने उसको सिलेक्ट किया, इतने सारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबने मिलकर के उनको नॉमिनेट किया और उसके बाद कोई विरोध नहीं है, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होता भाई? ओके, इसको लोकतंत्र बनते। और दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं जय शाह जी का नाम ले रहे हैं बार बार ना, आप मुझे ये बताइए, आपके जमाने में देश में कितने यूनिकॉर्न थे? शायद 3 से भी कम थे। आज कितने हैं? 150 से ज्यादा। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यूनिकॉर्न कौन बना रहा है? कोई 80 साल का बूढ़ा बना रहा है? रुकिए, मैं तारिक खान जी के पास जाना चाहता हूं। तारिक खान जी, आप इस बीजेपी के फैसले को, जाहिर सी बात है, उस कह सकते हैं अंदरूनी है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कदम उठाती है तो उसके एक बड़े लंबे उसके जो है परिणाम होते हैं या दुष्परिणाम होते हैं। आपको लगता है कि ये बीजेपी ने एक चुनौती खड़ी करी है विपक्ष के लिए? चुनौती तो है। एक जेंजी नोएडा में डूब के मर गया, चुनौती तो है। और जेंजी को बना दीजिए, वो भी जेंजी ही था। जेंजी की बात हो रही है। कितने बीजेपी के जेंजी के एमपी हैं? पार्लियामेंट में टोटल जेंजी एमपी अगर बात करें, युवा 30% भारत में वो युवा है। 7 एमपी हैं, 7, 3 कांग्रेस के, 3 समाजवादी पार्टी के और 1 एलजेपी। ये है इनका असली चेहरा। अब अभी आप तमाम बातें कर रहे थे, मुझे इससे एतराज नहीं है कि उनके पिताजी विधायक थे। 2006 में पिताजी का अचानक निधन होता है, तब आप कहां पन्ना प्रमुख थे? बीजेपी के बेसिक कार्यकर्ता थे? कुछ नहीं थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे नितिन नवीन साहब। इंजीनियरिंग छोड़ी, राजनीति में एंट्री हुए। जो आरोप बाकी लोगों पे लगाते हैं, आप पे भी लगेंगे। आप आए, आप बाई इलेक्शन लड़े, उसके बाद हमेशा लगातार जीतते रहे, मुबारकबाद, जनता ने आपको चुना। लेकिन जब यही सवाल अखिलेश यादव के ऊपर खड़ा होता है तो उनको भी 2000 से पता नहीं किसने चुना उनको, कहाँ की जनता थी वो? इंग्लैंड की जनता चुन रही थी, नेपाल की जनता चुन रही थी। आज बड़ा सीना ठोक के कहा जा रहा है, अरे चुन के आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। अरे साहब, विधायक तो सभी लोग बन रहे हैं। राहुल गांधी को भी तमाम बार जगह जगह से लोग चुनते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं को भी चुनते हैं। लेकिन सवाल आप ही पूछेंगे, पिताजी विधायक थे, कहां आप पन्ना प्रमुख थे, कहां आप भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसमें कहां सदस्य थे 2006 से पहले, जब आपके पिताजी का अचानक हार्ट की गति रुकने से निधन हो गया? ये सवाल है। कहां आपने ग्राउंड से उठाकर किसी आदमी को अपना अध्यक्ष बना दिया? बीजेपी का गठन जनसंघ के साथ हुआ था, जो 51 में बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। वहां से शुरू करिए, बीच में जनता पार्टी में चले गए, विलय कर लिया, फिर बीजेपी बना। तो इसलिए शुरुआत इनकी तब से हुई जब जनसंघ बना था। कितनी आपने, इसका मतलब यह है कि जेनजीज को आपने टिकट ही नहीं दिया, तभी तो नहीं जीते, या ऐसी जगह नहीं दिया होगा जहां जीत सकते हैं। कितने परसेंट आप निकलवा लीजिए लोकसभा के, कितने परसेंट युवा सांसद हैं इनके यहाँ? जेनजी की सिर्फ बात करने से थोड़ी ना जेनजी का उद्धार हो जाएगा। वही जेनजी सड़क पे मर रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, और आप आराम से किसी को, और वो तो जेनजी है भी नहीं, वो तो 40 की उम्र के पार के, उनको जेनजी नहीं कहा जाता है। 57 के बाद वाले जो बॉर्न है वो जेनजी। तो उन जेनजी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आपने कितना एम्पावर किया? कितना मंत्री है आपका जेनजी में? कोई। सबसे युवा सांसद समाजवादी पार्टी का, सबसे युवा सांसद, 25 साल मिनिमम एज है, और पुष्पेंद्र सरोज जो इंद्रजीत सरोज है उनके बेटे हैं वो, और उनकी उम्र 25 साल। तो आपने कितना एम्पावर किया जेनजी को? आज बता रहे हैं कि बहुत युवाओं को एम्पावर्ड कर दिया। वो भी किसी को आपने अध्यक्ष जिनको बनाया है उनका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, किसी जमीन से कार्यकर्ता को उठाकर नहीं बना दिया है। सभी पार्टियों पे ये लागू हो, सभी चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ भी हम गिना सकते हैं कि क्या चुनाव लड़ने की वो तो मैंने गिना दिए, वो तो मैंने बनता है, वो तो मैंने पहले ही गिना दिए कि भैया अखिलेश यादव भी चुनाव जीत कर पहुंचे हैं, और साथ साथ राहुल गांधी, वो तो मैंने पहले गिना दिए। लेकिन कुछ और सवाल है। देखिए, हाँ, सभी लोग जीत के पहुंचते हैं, लेकिन सवाल जब समाजवादी के ऊपर उठाया जाता है, परिवारवाद का, तो वो आप जो कहते हैं अध्यक्ष नहीं बन सकता, आपने भी एक राजनीतिक परिवार से, जिस आदमी का राजनीतिक लंबा कैरियर था, उसके बेटे को बना दिया। किसी और नरेंद्र कुमार को क्यों नहीं बनाया जो पन्ना प्रमुख था? बना दीजिए उसको। तो वो आप उस आरोप से अपने आप को चुपके से बचाना चाहते हैं, लेकिन हैं आप भी वहीं खड़े जहां हम हैं। हम सिर्फ ये बताते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूं, जिसको जनता चुनती है वो है जनता का लीडर। वो चाहे नितिन नवीन हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मोदी जी हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीत रहे हैं, और अपने बिहाफ पे न जाने कितने लोगों को जितवा रहे हैं।
तो वो लीडर है भाई। ओके। वो लीडर है, किस परिवार से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इससे क्या मतलब। ओके। लेकिन आप हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, आज आप खुद ही उसी आरोप ओके, पे कौशल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपने बात की अखिलेश यादव जी जब आए थे, जब उनको आप कुछ छोड़ दीजिए, उनको तो सीधे सीएम बना दिया गया था। कहां से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से कौन सी डिग्री लेकर आए थे? पॉलिटिक्स की डिग्री लेकर आए थे? नहीं जी। क्या एक्सपीरियंस 2000 में MP कोई बन अरे गए सुन प्लीज सुन तो लीजिए। 2000 में MP बन गए थे। सुन तो लीजिए सर, सीएम बना दिए गए थे ना। क्या क्वालिफिकेशन थी सीएम बनने की? सीएम बनने की क्या क्वालिफिकेशन थी, आप ये बता दो। योगी के पास क्या क्वालिफिकेशन? सुन तो लीजिए ना। योगी भी तो MP थे, MLA तो थे नहीं। कितनी बार MP थे? कितनी बार MP थे? अखिलेश यादव कितनी बार MP थे? अशोक प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। 1-2 चलेगा, 1-2 नहीं चलेगा ना। फिर मैं भी करता तो फिर नहीं होता। तो जवाब सुनिए ना। ऐसा नहीं, आप चलाइए। नहीं क्यों? योगी का अखिलेश यादव कहा MLA का चुनाव लड़े थे योगी को बुलाया गया, वो MP थे, कहा इस्तीफा दो, तुम MLC बन जाना। और कितनी बार MP थे? कितनी बार MP थे? बताइए ना। 7 बार MP थे। ओके, किस बात की बात करते हैं? ओके, अखिलेश यादव क्या थे? ओके, रुकिए एक मिनट, देखिए एक मिनट, ओके, एक मिनट रुकिए प्लीज, दोनों की आवाज एक मिनट रुकिए, ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं, एक एक करके चिल्ला चिल्ली नहीं। कौशल जी को जवाब दे लीजिए, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूं। जी कौशल जी बोलिए। कहना चाहता हूं कि जिस परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद यहां झलकता है कि जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो एक ही परिवार के करीब 36 लोग सत्ता में थे। इसे परिवारवाद कहते हैं। मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी में आज तक एक परिवार के बाहर का दूसरा कोई अध्यक्ष बना नहीं बना। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी में एक परिवार के बाहर जो भी गया वो कांग्रेस से बाहर चला गया, इसीलिए तो कांग्रेस इतनी बार टूटी। परिवारवाद इसे करते हैं। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जब से बनी तब से लेकर आज तक एक परिवार का दूसरा आदमी कभी अध्यक्ष बना नहीं। और जो बात कहते हैं नितिन जी की, नितिन जी युवा मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद 5 बार MLA थे, उसके बाद उन्होंने जाकर के झारखंड के इलेक्शन को जितवाया, उनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस था। उसके बाद उनका अध्यक्ष का चुनाव बनाया हुआ। उन्हें पहले दिन उठा करके, पहली बार नहीं, सिंपैथी की बेसिस पे उठा करके अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने काम करके दिखाया, संगठन में अपने को प्रूफ करके दिखाया, अपनी सौम्यता से, अपनी क्षमता से, उसके बाद उन्हें चुना गया है। और मुझे समझ में नहीं आता, तारिक खान जी आप मुझे यह बता दीजिए, सिर्फ एक चीज बता दीजिए, बिना एक्सपीरियंस के एक आदमी को जिस तरीके से राजीव जी को सीधे पायलट से उठा करके प्रधानमंत्री बना दिया गया, अखिलेश जी को सीधे ऑस्ट्रेलिया से उठा करके CM बना दिया गया, इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा भाई? किस राज सत्ता की बात? बोलिए तारिक खान, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगा। अखिलेश यादव साहब MP थे। ऐसे सवाल ये योगी पे भी खड़ा होगा कि जो इस आदमी ने स्टेट को कभी नहीं चलाया, स्टेट चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था, केंद्र में MP, केंद्र में मंत्री भी नहीं, तुरंत आपने प्रोजेक्ट किया। और अगर आपको यूपी का मुख्यमंत्री बनाना था, MP का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ओके, रुकिए एक करके नियम बता रहे थे अभी, कानून नहीं, MP का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। अभी आप कानून नियम बता रहे थे ना, आप सरकार चलाने का। आपने भी कहा, सुनिए एक मिनट रुकिए। MP में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 4-5 विधायक होते हैं। सर एक मिनट रुकिए, एक जो डिबेट चल रही है ना, एक मिनट, जो डिबेट चल रही है, मैं छोड़ दूं डिबेट। अरे सर, आप हमेशा विक्टिम कार्ड जेब में रख के क्यों आते हैं सर? मैं जेब में रखूंगा। विक्टिम कार्ड तो जेब में रख के चलते हैं। नहीं, तारिक खान जी एक मिनट, तारिक खान जी सुनिए, आप हमेशा विक्टिम कार्ड जेब में लेकर आते हैं। नहीं, मैं तुरंत नहीं तो विक्टिम कार्ड मत रखा करिए अपने साथ। अगर डिबेट करना है ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए तारिक खान जी सुनिए, आप एक तारिक खान जी सुनिए मेरी बात, मुझे जवाब देने ना एक मिनट, तारिक खान जी सुनिए मेरी बात सुनिए, तारिक खान जी सुनिए मेरी बात, तारिक खान जी ये ड्रामा मत किया करिए। मैंने उनको भी रोका, आपको भी रोका, और जब आप उनके बीच में बोल रहे थे तब भी मैंने आपको बोलने दिया। तारिक खान जी अपना विक्टिम कार्ड है ना, इतनी मजबूत, इतने बड़े नेता के, पार्टी के प्रवक्ता होकर के हमेशा अपनी जेब में विक्टिम कार्ड लेकर मत खेला करिए। मुझे मालूम है विक्टिम कार्ड कैसे खेलते हैं। मत खेलिए मेरे साथ, मत खेलिए तारिक खान मत खेलिए। हिम्मत के साथ सवालों का सामना कीजिए, हिम्मत के साथ डिबेट कीजिए, हिम्मत के साथ दूसरे प्रवक्ताओं का सामना कीजिए। विक्टिम कार्ड लेकर मत बैठा करिए मेरी डिबेट में। अगर हिम्मत हो तो डिबेट करिए, फैक्ट पे बात करिए, विक्टिम कार्ड लेकर मत बैठिए हमेशा।
मौका नहीं देंगे आप? मौका कितनी बार आपको दे चुका हूं? आप बीच में आपको मैंने बिना रोके अभी भी आपको मौका दे रहा हूं। मैं तारिक खान मैंने अभी भी आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड मत दिखाला करिए मेरी डिबेट में। तारिक खान मैं अभी भी आपको मौका देना चाह रहा हूं, लेकिन आप जेब से तो विक्टिम कार्ड निकाल के खेलते हैं ना, बंद करिए। मैं चुप हो जाऊं, ये विक्टिम कार्ड मेरी डिबेट में नहीं चलता। देना पड़ेगा मौका आपको। नहीं, मैं तो मौका देने, मैंने आपको मौका देने के लिए बुलाया। सुनिए तारिक खान, सुनिए, आवाज बंद करिए, अब इनको सुनना पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया। सुनिए तारिक खान, मैं उनको चुप कराकर आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन आप जो विक्टिम कार्ड निकालते हैं, तारिक खान भाग गए। देखा, ये इनकी स्थिति है, ये इनकी स्थिति है। जब सवालों का सामना नहीं तो भाग जाओ। बार बार मौका देने के बावजूद विक्टिम कार्ड मेरी डिबेट में कोई ना खेला करे। बिना रोके टोके मैंने तारिक खान को बोलने दिया। कौशल कांत बोल रहे थे तो तारिक खान ने बीच में इंटरप्ट किया, मैंने फिर भी नहीं रोका। अब जब दोनों लोग भिड़े तो मैंने कहा रुक जाइए, और मैं तारिक खान की तरफ लेकिन विक्टिम कार्ड पहले निकालते हैं। मैं चुप हो जाऊं। डिबेट करनी हो तो तर्कों के साथ, हिम्मत के साथ आइए, विक्टिम कार्ड जेब में लेकर मत आइए। चलिए अभिषेक तिवारी जी, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? अशोक जी, मैं तो जब से राजनीतिक समझ रखता हूं, जब से मुझे राजनीतिक में मैं थोड़ा एक्टिव हुआ जी, मुझे जो भी भारतीय जनता पार्टी वाले लेकर के आते हैं, जो भी निर्णय होता है, जो चाहे वो सरकार में हो चाहे उनकी पार्टी में हो, हम लोग यही देखते आए हैं कि देखते हैं कि हर कोई बोलता है कि मास्टर स्ट्रोक है। अगर किसानों के बिल लेकर के आते हैं तो बोला जाता है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया, और जैसे ही वापस हो जाता है तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया। समझ नहीं आता मास्टर स्ट्रोक होता क्या है। क्योंकि अभी तक देश की जनता पर्ची मुख्यमंत्री देख रही थी, अब पर्ची पार्टी अध्यक्ष देखा है। मुझे तो कई भारतीय जनता पार्टी वाले ही कह रहे थे कि इनके में जो भारतीय जनता पार्टी का नॉर्मल चुनावी प्रक्रिया होती वो भी नहीं फॉलो किया गया। ये ऊपर से कॉल गया और फटाफट इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, और कार्यकारी अध्यक्ष के बाद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। इनके ना तो नेशनल काउंसिल में इनका नाम प्रस्तावित किया गया, ना तो पार्लियामेंट्री कमेटी में किया गया, इस तरीके से किया गया। अभी मैं पूरे डिबेट देख रहा था, कौशल जी लोकतंत्र की डिफिनेशन बता रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले उनको जो सहूलियत होती है उसके उस तरीके से हर चीज को परिभाषित कर देते हैं अपने तरीके से। आज देश के युवाओं की क्या हालत है, ये बोला जा रहा है युवाओं के लिए ये हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। जेएनजी की बात हो रही है, आज भी युवा परेशान है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जेएनजी परेशान है, उनको परीक्षा तक नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारे फॉर्म भरते हैं, उनका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। अगर किसी तरीके से एग्जाम होता है तो वो पेपर लीक होता है। तो देश की जनता को और देश के युवाओं को आज कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है उससे कम मतलब है, उससे ज्यादा मतलब इस चीज पे है कि उनके लिए क्या कर रही है देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस तर्क के साथ बोला जा रहा था 30% है, मैं तो फिर ये भी कहूंगा 1980 से लेकर के 2026 तक हमारे देश में लगभग आधे से ज्यादा आधे आबादी की महिलाएं हैं। एक भी महिला इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, तो महिलाओं के लिए इन्होंने मतलब अभी तक ना तो किया ना आगे भी नहीं करेंगे। क्योंकि इनका अध्यक्ष जिस कम्युनिटी से आएगा, जिस समुदाय से आएगा, जिस चीज से आएगा, उनको यह माना जाएगा उनके लिए कार्य करेंगे। तो ये तर्क पूरी तरीके से कुतर्क वाली बात है। ये किसी के नहीं है, ये किसी के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। आज युवा परेशान है। ये मैटर नहीं करता कि युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया, मैटर ये करता है कि आज युवा जिस चीज के लिए आकांक्षी है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस चीज को वो कार्य कर रही है नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है, केवल देश की जनता को और देश के युवाओं को गुमराह कर रही है। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं कौशल जी, और साथ साथ मैं जो है पवन पटेल जी के पास भी जाऊंगा, और मेरे साथ जो रमनीश वत्स है उनके पास भी आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। और आपने जो मास्टर स्ट्रोक की बात की, ये दरअसल राजनीति में होता क्या ना, कुछ शब्द गढ़ दिए जाते हैं। मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है अभिषेक जी, मुझे नहीं पता, ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी जो भी करती है, मतलब या मोदी जो कुछ करते हैं, उसका उनको चुनावी लाभ तो होता है, जो भी करते हैं।
अब वो उसको मास्टर स्ट्रोक माने ना माने वो हमारे ऊपर है, लेकिन वो जो कदम उठाते हैं उसका उनको राजनीतिक रूप से लाभ तो होता है। इसलिए लोग, पत्रकार लोग मास्टर स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। और आज तो जेनजी का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि मैं नहीं करना चाहता इस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल, लेकिन ठीक है, आप लोगों को लगता है ये डिबेट जेनजी पर ही होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ जेनजी पे बात नहीं कर रहा, देश का राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बहुत बदला है, देश का राजनीतिक फलक बहुत बड़ा है, सिर्फ जेनजी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक युवा को अगर आप अध्यक्ष बनाते हैं, एक बिल्कुल बिहार के ऐसे नेता जिसका सोचा नहीं था उसको बनाते हैं, तो इसके पीछे क्या है, क्या सोच, इस सब पे चर्चा कर रहे हैं। आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी, जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, taste of India। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि यूथ का सम्मान, बीजेपी का नवीन अभियान। क्या बीजेपी जो है एक नया गेम खेल रही है नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, क्योंकि बीजेपी की नज़र यूथ वोटर पर है। मैंने पहले भी बताया 21 करोड़ से ज़्यादा भारत में युवा वोटर हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है सिर्फ वोटर बनाने से क्या होगा। अगर आपने यूथ के लिए कुछ किया होगा तो यूथ जुड़ेगा, नहीं तो यूथ जो है वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल जो है 4 मेहमान जुड़े हैं। कौशल कांत मिश्र जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पवन पटेल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। रमनीश वत्स स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विक्टिम कार्ड की आड़ में डिबेट छोड़ करके भाग चुके हैं। उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला और विक्टिम कार्ड की आड़ में डिबेट छोड़कर भाग चुके हैं। अब मैं पहले उन्हीं की बात कर लूँ, कुछ मैं तथ्य रख देता हूँ, फिर पवन पटेल मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए क्या है ना, ये जो अभी जो विक्टिम कार्ड खेल कर गए, इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सवाल मैं बीजेपी से भी उठाऊंगा और विपक्ष को भी ये सवाल उठाने का हक है
कि नितिन नवीन आखिर तो एक बीजेपी के नेता के ही बेटे हैं, तो ये सवाल तो उठेगा, बार बार उठेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल उठा कौन रहा है। आप सोचिए, अखिलेश यादव, अभी उनके प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे थे, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठन हुए 34 साल हो चुके हैं, 34 ईयर्स। 34 साल में पार्टी के सिर्फ 2 अध्यक्ष रहे हैं। 34 साल में 2 अध्यक्ष, एक पिता एक पुत्र, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। 34 साल में पार्टी को, अभी बड़े बड़े दावे कर रहे थे तारिक खान कि देखिए हमने इसको टिकट दिया उसको, 34 साल में उनको 2 के अलावा तीसरा अध्यक्ष नहीं मिला। 9 बार जो है मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष रहे, और उसके बाद जो है चचा भतीजे की जंग हुई, और उसके बाद जो है भतीजे जीते, और उसके बाद भतीजे जो है 3 बार से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब सवाल ये उठा कि पिता पुत्र की पार्टी है या क्या है। फिर मैं दूसरी पार्टी पर आता हूं। अभी अभिषेक जी बात कर रहे थे, 14 साल हो गए आम आदमी पार्टी के गठन को, एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, सिंगल हैंडेडली पार्टी चली। अभी मौका दूंगा। इसके अलावा तमाम पार्टियों के रिकॉर्ड मेरे सामने हैं, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी 42 साल में जो है उनका कौन अध्यक्ष रहा है, 42 ईयर्स में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कांशीराम और मायावती की पार्टी रही। 28 साल से तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस के कितने अध्यक्ष हैं, कितने अध्यक्ष हैं आपको मालूम है। तो ये तमाम आंकड़े मेरे सामने हैं जिनका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ। और मैं अभिषेक जी अभी मौका दूंगा। और पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा कि भाई आपके यहाँ प्रक्रिया जो है, उनके यहाँ 2 लोग डिसाइड कर देते हैं। सर, आपके यहाँ जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे हम तो क्या सवाल उठाएंगे, आपकी पार्टी के ही लोगों ने सवाल उठाए थे। जो चुनाव हुए थे ना, अब उसका छोटा सा मैं बता देता हूँ। यूपी में हुई बड़ी धांधली, थरूर कैंप ने जो है चुनाव लड़े थे, थरूर जी, और उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इसके अलावा जो है पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिसमें शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी, 5 सांसदों ने कहा था कि ये जो प्रक्रिया है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये कोई अशोक श्रीवास्तव नहीं कह रहा, कौशल कांत नहीं कह रहे, ये पार्टी के नेताओं ने कहा। और उसके बाद जो है यूपी में जो धांधली की बात है, ये जो है शशि थरूर कहते हैं कि थरूर पत्र कैंप ने जो पत्र लिखा उसमें कहा कि चुनाव के लिए बनाए गए नियम संख्या 14 के तहत मतदान के बाद बैलेट बॉक्स को केंद्रीय चुनाव एजेंसी की आधिकारिक सील से सीलबंद किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के कई आरोप लगाए गए थे। ये आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाज आई थी, बोलिए। देखिए, कई सारे आरोप लगाए गए थे कि नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। कई सारे आरोप लगाए गए थे, जो अभी मुंबई महापालिका का जो रिजल्ट है उसमें कई सारे आरोप लगाए गए थे कि जिस तरह की वोट चोरी, जिस तरह की धांधली हुई थी। कई सारे आरोप लगाए गए थे कि लाडली बहना किसने लगाए आरोप, ये भी बताइए। पवन पटेल जी, आरोप किसने लगाए थे? आरोप पूरी दुनिया ने लगा दी, राहुल गांधी ने लगाया। हाँ, एग्जैक्टली। मैं एक मिनट कौशल जी, मैं एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा, ये आरोप लगे हैं बीजेपी पे, लेकिन ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी के जो चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं। ये फर्क थोड़ा समझ के जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, समझ के जवाब दे रहा हूं। मेरी पार्टी के ही जो लोग रहते हैं उनको कैसे दबाव में चले जाते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं। वो तो मेरी पार्टी के थे ना। अजीत पवार तो भ्रष्टाचारी था ना, फिर भाजपा में कैसे चला गया। तो ये जो कैसे का मैनेजमेंट और मैकेनिज्म है, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बाखूबी आता है। मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव हैं, अडवाणी जी जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सर, आपका आरोप ये है कि सर आपका विचारधारा की जरूरत नहीं है। सर, आपका आरोप सुनिए ना सर, सिंह राजपूत जैसे लोगों को खरीद, सुनिए ना पवन पटेल जी, आपका आरोप ये है, आपका आरोप, सुनिए ना, मैं ये मानूं, सुनिए तो सही सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। जो आपने कहा मैं उसी आधार पर आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। कौशल जी, 1 मिनट सर, आप अरे आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात की तो एक काउंटर क्वेश्चन तो बनता है। तो आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये जो कांग्रेस के जो 5 सांसद जिन्होंने कहा कि चुनाव में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये शशि थरूर ने कहा कि धांधली जो है चुनाव में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए, आप कह रहे हैं बीजेपी के दबाव में इन लोगों ने आरोप लगाए। मैं तो सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूं। बीजेपी की भी एक मंत्री ने जब बिहार का चुनाव हुआ तो उन्होंने भी आरोप लगाया था, तो उनका क्या हश्र हुआ? ईडी सीआईडी आपके कार्यकर्ता है, उनका क्या हुआ? तो हर पार्टी में लगते रहते, उस पर मत जाइए अशोक जी, बात को आप भी समझ रहे हैं। नहीं जाते सर, आप कहते तो नहीं जाते। मेरी बात को छोटा करने का प्रयास करें, जबकि आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं, मैं तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं पटेल जी आपको। बोलिए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी था कि नहीं था?
अजीत पवार को मोदी जी बोलते थे भ्रष्टाचारी, फिर कौन से मैनेजमेंट, कौन से मैकेनिज्म, कौन सी भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में पढ़ने के बाद शामिल हो गया? ये विचारधारा के साथ समझौता करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए मैनेजमेंट और मैकेनिज्म के हिसाब से काम करते हैं। मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता तो भाजपा का फलसफा है। आपने जनता को क्या दिया? आपने क्या बोला? किसको? युवाओं को क्या दिया? आपने बेरोजगारों को क्या दिया? ओके कौशल किशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जमाने में सही ओके 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 कौशल किशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 2022 में बोले थे कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसान जिस तरह आत्महत्या कर रहा है उससे लगता है किसान ओके कौशल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके ओके सर, जो कहा है वो कभी नहीं किया है। सर सुनिए तो सही, समय कम है सर। आपने जो बोला मास्टर स्ट्रोक, अरे सर कितना बोलेंगे सर, अब दूसरे को मौका दे दीजिए ना। आपको मैंने रोका नहीं, इसका मतलब आप दूसरे को भी मौका दे दीजिए ना, समय की सीमा रहती है ना। पटेल जी, 2 करोड़ रोजगार देने वाला, अरे सारी डिबेट अभी करेंगे सर, अब दूसरे को मौका दे दूं। अभी और 3 लोग हैं पटेल जी, अभी और 3 लोग हैं। बोलिए बोलिए कौशल कांत जी। मैं सिर्फ दोनों साथियों ने पूछा कि युवाओं के लिए क्या किया। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन में आ जाते हैं। 7 एम्स से 3 गुना एम्स बढ़ा करके 22 एम्स बना दिए गए। ठीक, इसके बाद अगर एमबीबीएस की सीट की, अरे सुन तो फिर भी जो बोले, फिर भी सुनिए, एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके सुनिए ना। देखिए रुकिए सुनिए एक मिनट कौशल जी, एक मिनट रुकिए। मैंने आज की डिबेट में विपक्ष के 3 नेताओं को बुलाया, और तीनों को मैं लगभग बराबर समय दे रहा हूं। कौशल कांत जी से ज्यादा समय दे रहा हूं मैं अभी तक, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी विक्टिम कार्ड खेल करके उसकी आड़ में भाग जाता है। बाकी 2 लोग चिल्लाएंगे तो सर ऐसे नहीं चलेगा ना, उनको जवाब देने का मौका दीजिए। आपने 1 मिनट ना बंद करिए, आवाज बंद। अब नहीं। ये सवाल आपने उठाया कि युवाओं के लिए क्या किया। मैं तो इस सवाल पे जाना भी नहीं चाहता था, तो अगर आपने उठाया तो उनको रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी। बोलिए कौशल जी, बोलिए। भाई फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी छोड़ी थी ना कांग्रेस ने, टॉप 4th इकोनॉमी हो चुकी है। एमबीबीएस की सीटें 3 गुना हो चुकी हैं, पीजी की सीटें 2 गुना हो चुकी हैं। कितनी सारी यूनिवर्सिटी खुली, आपके जमाने से करीब 16 टाइम्स ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं? क्या युवा इससे बाहर है? सब युवाओं के लिए हुआ है। सबसे ज्यादा मोबाइल प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त। तो आपके जमाने से करीब 52 गुना हुआ है। क्या बात करते हैं? बिना युवा के हो गया? बिना युवा के ही देश का निर्माण हो रहा है। बिना युवा के ही हम चौथी इकोनॉमी बन गए। ओके सर, ओके सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद रमेश और अभिषेक जी के पास आऊंगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India, taste of India, taste of India। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 का आप देख रहे हैं। रमनीश, ये क्या असर पड़ेगा इस पूरे फैसले का, आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात है अशोक जी, एक बिहारी होने के नाते
पूरे बिहार के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है कि एक नया ऊर्जा और कौशल संगठन और ज़मीनी जुड़ाव से निकला एक ऐसा कार्यकर्ता जो कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के शिखर तक पहुंचता है। एक बिहारी होने के नाते नितिन नवीन को मैं सबसे पहले आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो करके एक भरोसे, मेहनत और निष्ठा का जो आपने परिचय दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, मुझे लगता है कि आप बिहार को भी शिखर तक पहुंचाएंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है, आकांक्षा है आपके लिए। और दूसरी बात है कि ज़मीनी हकीकत का ही एक नायाब मैं आज देख रहा हूं परिचय के रूप में कि जिसमें हम विपक्ष को यदि हम देखते हैं दूसरी तरफ से, तो आप 36 के 36 लोग राजनीति से जुड़े हुए और एकमात्र मुलायम सिंह यादव के अलावा अखिलेश यादव और तीसरा यदि कोई आएगा तो यादव परिवार से ही अध्यक्ष आएगा, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखता है। फिर आप दूसरी तरफ देखते हैं कि हम नेहरू परिवार से निकला हुआ, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक राहुल गांधी तक, और उससे जुड़ा हुआ ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पे पहुंचता है। यदि आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में किस तरह से तनातनी हुई थी हम सब ने देखा था, पूरे देश ने देखा था। तो आप फिर कुशल संगठन की बात करते हैं तो वो कहाँ है कुशल संगठन? कहा जाता है कि संघ शक्ति युगे युगे, इसका परिचय देते हुए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में निर्विरोध रूप से नितिन नवीन चुने जाते हैं, कोई भी एक आवाज सी नहीं आती है। यदि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में वही संगठन की कहीं ना कहीं कमी हुई दिखती है कि शशि थरूर और उनके बीच में हमने देखा कि जिस तरह से धांधली हुई है, पूरे देश ने देखा कि धांधली हुई है। फिर आप दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जिस तरह से चित्कार हो रही है कि आज जैन जी का वाकई में जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, उसको संकल्पित भी करने की वो ताकत रखते हैं। आज खास करके हमारा देश है, हमारा भारत देश रोटी से नहीं, धर्म, आस्था और संस्कार से चलता है। वही संस्कार का परिचय देते हुए नितिन नवीन आज निर्विरोध यदि अध्यक्ष पद के लिए आज सुशोभित होते जा रहे हैं कि पूरा बिहार दबाव है, दो लोगों की पार्टी काहे का दबाव, किस तरह का दबाव? यदि दबाव है तो दबाव दिख रहा है क्या? देश को कहीं भी एक भी आवाज आई क्या? उनके अध्यक्ष पद चुने जाने के बाद कहीं से भी आपको कोई एक आवाज सी आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसका एक ही परिचय है, वो है कि कुशल संगठन करता। और उन्होंने एक दिखाया, चाहे झारखंड में आप देखिए कि जिस तरह से काम करते हुए दिखाया था, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ प्रभारी होने के नाते जिस तरह का उन्होंने कुशल संगठन के बाद भी जिस तरह से कर्मठता से नितिन नवीन ने काम करके दिखाया, उसका आज आप देखिए। उनके पिता राजनीति से जुड़े हुए, इसका कहीं असर नहीं दिखा। उन्होंने वो करके दिखाया। हाँ, चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे राहुल गांधी, वो फिर अध्यक्ष बनेंगे, उनके परिवार के ही अध्यक्ष बनेंगे, ये पहले से तय हो जाता है। ये पहले से तय हो जाता है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई अध्यक्ष पद सामने आता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे नितिन नवीन यदि जैन जी सामने आ जाता है, एक युवा कर्मठ कार्यकर्ता आ जाता है, तो इन लोगों के पेट में मरोड़ा पैदा हो जाता है। ओके, अभिषेक तिवारी 30 सेकंड। अभिषेक तिवारी आपके सामने, हाँ बोलिए जल्दी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। ये भाजपाई भी तर्क गजब का ही देते हैं। आज जितने नेता इनके स्टेटमेंट दे रहे थे, उनका हाव भाव देखिए। ये देश के युवाओं को अग्निवीर बना दिए, ये देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिए। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी अपने चरम पे है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा दे करके सत्ता में आए थे। आज हमारे युवा रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं। अगर वो एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक करा दिया जाता है। बिहार में ये सब चीजें आपने भटकाने की कोशिश की, लेकिन पूरा बिहार आपने देखिए किस तरह से नतीजा मिला। आप देश में अलग अलग जगह में भटकाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आप अभिषेक जी को बात रखने दे। अभिषेक जी, हाँ जल्दी से जी। मैं कह रहा हूं अशोक जी, नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के रबड़ स्टैम्प बने हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि देश के युवाओं के लिए कुछ रबड़ स्टैम्प है वो। ओके, अभिषेक जी कह रहे हैं रबड़ स्टैम्प है, 30 सेकंड सिर्फ। अभिषेक जी सिर्फ ये बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो स्टार प्रचारक सुनीता केजरीवाल कैसे हो जाती हैं, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। और जो बात आप कह रहे हैं, अरे फिर भी बोलिए नहीं, सुन तो लीजिए। बेरोजगारी दर आज भी देख लीजिए, सर्च करके देख लिए, इस समय 5% से कम है। पूरे देश की बता रहा हूं, ठीक। ग्रोथ रेट क्या है? विश्व में हाईएस्ट है, और सिर्फ 1 साल से नहीं, पिछले 3 साल से हाईएस्ट है।
किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो ये देखिए ना, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। चलिए, समय मेरे पास इतना ही है, ये डिबेट तो चलती रहेगी, पर नितिन नवीन कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और धूम धड़ाका होगा, और धूम धड़ाका जो है इसका कितना असर देश की राजनीति पे होगा उसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल आज इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।